हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ रहे थे। रेडियो एक्टिविटी में हमने अल्फा बीटा गामा डीके पढ़ा। डीके मीन्स डिसइंटीग्रेशन, किसी न्यूक्लियस में से किसी पार्टिकल का या रेज का निकलना, जैसे कि हीलियम न्यूक्लियस का निकलना, यानी दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन का एक कॉम्बिनेशन निकलना, या एक इलेक्ट्रॉन और या फिर एक पॉजिट्रॉन निकलना, या फिर अल्फा और बीटा डीके होने के बाद में गामा रेडिएशंस का निकलना। इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, am I right? अब हम आज पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव डीके लॉ। रेडियो एक्टिव डीके लॉ यानी उसी से संबंधित है कि जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है उससे रिलेटेड ये लॉ क्या बताता है हमें। ये लॉ कहता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक रेडियो एक्टिव सैंपल है। कोई रेडियो एक्टिव सैंपल समझे बेटे? आप इस बात से मीनिंग समझते हो कि रेडियो एक्टिव सैंपल क्या होता है? जो हमारे पास अलग अलग एलिमेंट्स अवेलेबल हैं उनमें से जो रेडियो एक्टिविटी शो करने वाले हैं उसका एक सैंपल होना, मीन्स कोई एक ग्रुप होना। जैसे कि हमारी हड्डियाँ, इंसान जो है उसकी हड्डियाँ, उसमें से रेडियो एक्टिव डीके होता है। और इसी से पता लगाया जाता है जब कई बार खुदाई में किसी जानवर की या इंसान की हड्डियों का ढांचा मिलता है तो उससे पता लगता है कि ये कितने साल पुराना है ना। जैसे हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो सभ्यताएं थी, मोहनजोदड़ो, इनके अंदर जो चीज़ें निकलती हैं, कोई पत्थर निकलता है या कोई टूटे फूटे चूड़ियाँ, घड़े, इस प्रकार की चीज़ें निकलती है, या इंसानों की हड्डियाँ निकलती हैं ज़मीन में से, उसकी रेडियो एक्टिव डीके के कारण ही पता चलता है कि वो कितने साल पुराना है। वो 3000 साल पुराना है कि 5000 साल पुराना है, वगैरह वगैरह। इज इट क्लियर? तो रेडियो एक्टिविटी जो है ना बेटे, ये बड़ा ही एक जरूरी कंसेप्ट है। और रेडियो एक्टिव सैंपल का मीनिंग ये है वो सब्सटेंस जो रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा हो उसका कोई एक सैंपल, भले ही वो हड्डियाँ हो या कोई और चीज़। इज इट क्लियर टू यू ऑल? जैसे यूरेनियम है तो यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। तो यूरेनियम का अगर सैंपल हो हमारे पास, तो कोई भी एक रेडियो एक्टिव सैंपल है तो उसमें कुछ ना कुछ नंबर ऑफ न्यूक्लियस भी होंगे ना। जितने भी, सपोज करते हैं कि हम लाखों करोड़ों अरबों की बात करने की बजाय कोई भी एक नंबर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कोई भी एक नंबर। जब उसका रेडियो एक्टिव डीके नहीं हुआ था तब मान लेते हैं कि उसके अंदर टोटल n0 नंबर ऑफ न्यूक्लियस थे। कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस थे? n0। n0 का मतलब स्टार्टिंग टाइम पर नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द सैंपल व्हेन नॉट इवन ए सिंगल न्यूक्लियस इज डिकेड। जब तक एक भी न्यूक्लियस का डीके नहीं हुआ हो, जब तक किसी एक भी न्यूक्लियस में से कोई अल्फा बीटा गामा नहीं निकला। क्या इतनी बात समझ आई? तो शुरू में कितने पार्टिकल, कितने न्यूक्लियस मान लिए हमने? n0। और बाद में हमने मान लिए n, कि कुछ टाइम के बाद, मान लेते हैं t टाइम के बाद में कितने उसमें बच गए? n। तो बाकी का क्या हुआ? बाकी का डीके हो गया बेटे। बाकी का, अच्छा, क्या डीके हो गया तो वो खत्म हो गए? क्या डीके हो गया तो वो न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया? नहीं, वो किसी दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया। वो किसी दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हुआ? और ये जो बच गए वो हैं जो अभी तक अपनी ओरिजिनल न्यूक्लियस के रूप में ही पड़े हुए हैं। इतनी बात समझ आई है? अब रेडियो एक्टिव डीके लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि जितना एक यूनिट टाइम में कितने न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होंगे, एक यूनिट टाइम में कितने न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होंगे, कितनों में से डीके होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस टाइम ये बचे हुए कितने हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अरे एक सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए महीने वाले दिन किसी को सैलरी मिलती है तो सैलरी मिलते ही वो खर्चा ज्यादा करता है ना। दे दौड़ कपड़े खरीदने तो खरीद लेता है, कोट खरीद लिए, जूते खरीद लिए, फला खरीद लिया, डिब्बा खरीद लिया। जैसे जैसे सैलरी कम होती जाती है, जैसे जैसे उसकी पॉकेट में पैसे कम बचते जाते हैं, उसके खर्चे भी कम होते जाते हैं। और जब महीने का लास्ट आता है तो उसके खर्चे बिल्कुल कम हो जाते हैं, है ना। फिर अगर उसे पानी भी पीना हो तो वो घड़े से सीधा ही पी लेता है, बिस्लेरी वाला नहीं देता कि चलो छोड़ो, ऐसे पी लेते हैं। यही बात बनी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके पास ये कम बचा है, n कम हो गया। समझ आई बात? करनी है कि किसी टाइम के ऊपर डिसइंटीग्रेट कितना होगा कोई न्यूक्लियस यूनिट टाइम में, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उस टाइम इतने जो न्यूक्लियस जिनका डीके भी नहीं हुआ है वो कितने हैं।
क्लियर? ये रेडियो एक्टिविटी के लॉ है। तो ये लॉ क्या कहता है बेटे, ध्यान देना एक बार, अगर dn नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होते हैं dt टाइम में, dn नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होते हैं dt टाइम में, तो ये हो गया डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेटिंग पर सेकंड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो लिखिए इसकी डेफिनेशन, रेडियो एक्टिव डी के लॉ की डेफिनेशन। हाँ जी बेटे, तो आप बोर्ड पर इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो यहां से द डिसइंटीग्रेशन पर यूनिट टाइम ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल, किसी रेडियो एक्टिव सैंपल से एक यूनिट टाइम में कितने डिसइंटीग्रेशन होंगे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड, कितने न्यूक्लियस ऐसे हैं जिनका डीके अभी नहीं हुआ है, जो सैंपल में बचे हुए हैं, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये है बेटे रेडियो एक्टिव डीके लॉ। अब हम इसे मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? इसे मैथमेटिकली हम लिखेंगे dn by dt is directly proportional to n, dn by dt is directly proportional to what is dn? number of nuclei decaying in dt time, कितने टाइम में? dt टाइम। क्या क्लियर हुई बात बेटे? एक बात और बताओ मुझे, जैसे जैसे न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन होता जाएगा n कम होता जाएगा कि बढ़ता जाएगा? कम होता जाएगा, इसलिए नेगेटिव साइन, इसलिए नेगेटिव साइन, क्योंकि जब डिसइंटीग्रेशन होता है तो n रिड्यूस हो रहा है, n क्या हो रहा है? रिड्यूस, तो अनडिकेड न्यूक्लियस जो है वो कम बच रहे हैं, घटते जा रहे हैं, दैट्स व्हाई देयर इज ए नेगेटिव साइन इन द लेफ्ट साइड। एनी डाउट टू एनीबॉडी? कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? आगे बढ़ें, ठीक है जी। अब हम क्या करें, ये प्रोपोर्शनलिटी हटा दें क्या? तो क्या लगा दें एक, तो कांस्टेंट लगा दिया बच्चों हमने लैम्डा। क्या कांस्टेंट लगा दिया? लैम्डा। इसे बोलते हैं बेटे डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। हियर लैम्डा इज डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, या डीके कांस्टेंट भी कह सकते हो आप, और क्या कह सकते हो? डीके कांस्टेंट। अब बोर्ड पर ध्यान देंगे, मैथमेटिकली जो हो रहा है वो ध्यान दीजिए। n को हम लेफ्ट साइड में ले जाते हैं dn के नीचे, कोई दिक्कत है? और dt को लैम्डा के साथ ले जाएं, कोई प्रॉब्लम? नेगेटिव को राइट साइड में शिफ्ट कर दूं, कोई दिक्कत? तो माइनस dn सॉरी प्लस dn बाय n क्या हो गया बेटे? माइनस लैम्डा dt के बराबर हो गया। यहां तक कोई समस्या बच्चों? अब हम अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो कोई दिक्कत है? इक्वेशन को दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट। एक्चुअली हम इसका मैथमेटिकल फार्मूला कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इसका वो हमें ये बताएगा कि किसी टाइम के ऊपर कितने न्यूक्लियाई अनडिकेड बचे हुए हैं। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस होल मैथमेटिक्स। ठीक है, अब ध्यान दें, दोनों साइड जब हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन तो क्या आ जाएगा बच्चों? इंटीग्रेशन ऑफ dn by n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस लैम्डा dt, प्लस क्या लग जाता है इसका, दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट लग जाता है। तो dn by n का इंटीग्रेशन क्या होगा? नेचुरल लॉग ऑफ n। क्या होगा? नेचुरल लॉग ऑफ n, नेचुरल लॉग जिसका बेस e होता है। क्लियर हुआ? इज इक्वल टू राइट साइड में क्या बचेगा? माइनस लैम्डा टी प्लस माइनस लैम्डा टी प्लस सी। कोई दिक्कत है किसी को? एनी डाउट एनीबॉडी? जब भी हम दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगता है बेटे। क्या लगता है? एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। अब आप कहेंगे सर आप हमेशा तो लगाते नहीं हो इंटीग्रेशन कांस्टेंट, आज आपने लगा दिया है। बहुत बार आप दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हो तो सिर्फ इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, सी तो कहीं होता नहीं। कहोगे कि नहीं कहोगे? कहोगे। चलो मान लिया मैंने, मान लिया कि कह दिया आप लोगों ने। ठीक है, क्या होता है बेटे? एक्चुअल में तो ये हमेशा ही लगाना होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, बट हमें इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। और जब इसकी वैल्यू 0 आती है तो 0 पुट करने के बाद ये इक्वेशन इतनी बच जाएगी ना, इसको छोड़ देंगे वो। तो जब भी हम c नहीं लगा रहे हैं इट मींस वहां पर c की वैल्यू एक्चुअली 0 होती है। अगर हम लगाएंगे और फिर उसे फाइंड आउट करेंगे देन वी विल फाइंड c इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? आर यू सेटिस्फाइड विद दिस आंसर? ठीक है, चलिए। लेकिन अब यहाँ 0 नहीं है इसलिए हमें लगाना पड़ा और इसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। अब देखो
जब टाइम t 0 है, when t is equal to 0, जब भी ये c निकालना होता है ना तो बाउंड्री कंडीशंस लगानी होती हैं। क्या लगानी होती हैं? बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस का मतलब जो आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं जिस भी क्वांटिटी के विद रिस्पेक्ट में, उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वाली जो वैल्यूज हैं वो पुट करके हम इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो जब टाइम 0 था तो n कितना था बच्चों? यानी जब डीके शुरू ही नहीं हुआ तो सारे के सारे n डिकेड थे ना, तो n बराबर क्या था? n0। अब ये दोनों वैल्यूज यहां पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा? n की जगह n0, राइट साइड में t की जगह क्या आ जाएगा? 0 प्लस c। ये तो 0 ही हो गया। तो c की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? समझ आया कि नहीं आया? c की क्या वैल्यू आ गई? नेचुरल लॉग ऑफ n0। ये वैल्यू कहां पुट कर दें? इस इक्वेशन में। इसे कुछ इक्वेशन, इसे बोल देते हैं इक्वेशन 1 2 3। पुट इन इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन 3। तो 3 में पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या आया? नेचुरल लॉग ऑफ n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t प्लस नेचुरल लॉग ऑफ n0। कोई डाउट है किसी बच्चे को? आगे बढ़े। लॉग n0 को लेफ्ट साइड में ले जाते हैं तो क्या आएगा? log n माइनस log n0। नेचुरल लॉग है, मैं बार बार बोल नहीं रहा हूँ, सीधा log बोल देते हैं इसे, माइनस लैम्डा t। क्लियर हुआ? log x माइनस log y का क्या फार्मूला होता है बेटे? log x by y। तो log n माइनस log n0 क्या होगा? log n by n0, log n by n0। ये थी इक्वेशन 2। तो हमारी लेफ्ट साइड बन गई log ऑफ n by n0 और राइट साइड हमारे पास आ गई बच्चों माइनस लैम्डा t। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? एनी डाउट एनीबॉडी? अब हम क्या करेंगे? इस लोगरिथम को हटाने के लिए दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एक्सपोनेंशियल। टेकिंग एक्सपोनेंशियल बोथ साइड, टेकिंग एक्सपोनेंशियल बोथ साइड्स। सब बच्चों को एक्सपोनेंशियल लेना आता है क्या? चलो फिर भी मेरा आइडिया बता देता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई इक्वेशन है x इक्वल टू y, मान लिया कि x और y बराबर है, तो आप जैसे ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है बेटे, जैसे हम करते हैं ना दोनों तरफ ऐड कर दीजिए 10। कोई इक्वेशन में दोनों तरफ 10 ऐड करो, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। दोनों तरफ किसी नंबर से ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करने से कोई फर्क पड़ता है? ठीक उसी तरीके से हम दोनों तरफ कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा दें। मान लो x इक्वल टू y है तो मैं उसे sin x इक्वल टू sin y लिखूं तो कोई दिक्कत? टेंजेंट x इक्वल टू टेंजेंट y लिखूं तो कोई दिक्कत? log x इक्वल टू log y लिखूं तो कोई दिक्कत? एक्चुअल क्या है कि हम कुछ फंक्शन लगा रहे हैं वहां पर, मैथमेटिकल फंक्शन। ठीक वैसे ही एक्सपोनेंशियल भी एक मैथमेटिकल फंक्शन है, बस वो लगाने का उसका तरीका थोड़ा अलग है। जब एक्सपोनेंशियल लगाया जाता है तो दोनों जो साइड हैं वो पावर में कन्वर्ट हो जाती है। एक्सपोनेंशियल की पावर में कन्वर्ट हो जाती है। तो e पावर x इक्वल टू e पावर y ऐसे लिखा जाता है। क्या यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। जब हम दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लेंगे, इधर ध्यान देना, तो यहां क्या बनेगा? e पावर नेचुरल लॉग ऑफ n by n0। समझ आया? फिर क्या होगा बेटे? e पावर नेचुरल लॉग होता है ना, ये 1 में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? 1 में। और क्या बच जाएगा लेफ्ट साइड में? n by n0। क्या बच जाएगा? और इधर क्या बच जाएगा बेटे? e पावर माइनस लैम्डा। e पावर कोई दिक्कत यहां तक? तो यहां से n क्या आ जाएगा बच्चों? n0 e पावर माइनस लैम्डा t। ये रेडियो एक्टिव डीके लॉ का मैथमेटिकल फार्मूला है। दिस इज द मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ अ रेडियो एक्टिव डीके लॉ। क्या सब बच्चों को समझ आ गया? n इज इक्वल टू n0 e पावर माइनस लैम्डा t। हम एक बार इसी इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। यहां तक आप बच्चे फटाफट नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटे, देखो ये हमारा हो गया रेडियो एक्टिव डीके लॉ का मैथमेटिकल फार्मूला। ठीक, अब हम डिफाइन करेंगे डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट को। किसको डिफाइन करेंगे? डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट को। तो आप बच्चे यहां देखेंगे डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा है ना, हमने मान लिया लेट लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय टी, लैम्डा इज इक्वल टू, या फिर t इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। एक ही बात है वो तो। इट्स फाइन। बोर्ड पर ध्यान से देखें। अगर मैं ये यहां पर पुट कर दूं तो क्या आएगा? n इज इक्वल टू n0 e पावर t की जगह 1 बाय लैम्डा करेंगे तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? -1। क्या बचेगा? -1। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं? n0 डिवाइडेड बाय e लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। तो ध्यान देना बच्चों,
अब इधर बोर्ड पर देखना है आपको, देखो ये क्या है, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई, यानी जिनका अभी डीके नहीं हुआ है, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई, क्लियर। और ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई प्रेजेंट इनिशियली इन द सैंपल, सैंपल में शुरू में कितने टोटल थे जिनका डीके नहीं हुआ था, वो तो सारे के सारे ही थे, इसलिए n0। तो मैं इसे ऐसे बोल दूं कि n जो है वो 1/e गुणा में n0 है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए क्या है, इधर ध्यान देना, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा उस टाइम t का उल्टा है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा इज द रेसिप्रोकल ऑफ दैट टाइम एट द एंड ऑफ व्हिच, जिस टाइम के खत्म होने पर अनडिकेड न्यूक्लियाई, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का 1/e टाइम्स बच जाए, इतना बच जाए जितने टाइम के खत्म होने के बाद में उस टाइम के उल्टे को डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? ये तो पता है ना कि ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, ये तो पता है कि लैम्डा टी का उल्टा है, ये पता है कि नहीं है? यस। अब टी क्या है, इधर ध्यान दो, इसी क्वेश्चन नंबर 4 में टी क्या है, टी वो टाइम है जिसके खत्म होने पर इतने नंबर अनडिकेड बच गए। क्लियर हो गया? अब ध्यान देना बेटे, तो लैम्डा उस टाइम का उल्टा है, जब वो टाइम खत्म हो जाएगा तो n कितना बच जाएगा, n0 बटा e बच जाएगा, n कितना बच जाएगा, n0 डिवाइडेड बाय e। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं आपको बता रहा हूं कि डी के कांस्टेंट को डिफाइन कैसे करना है, ध्यान से सुनेंगे। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ दैट टाइम एट द एंड ऑफ व्हिच, जिसके खत्म होने पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड इन द सैंपल, अनडिकेड न्यूक्लियस कितने बचे, विल बी 1/e टाइम्स, यानी इतना गुना ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इनिशियली इन द सैंपल, जितने शुरू में सैंपल के अंदर थे उसका 1/e टाइम्स बच जाए, उस टाइम के उल्टे को डीके कांस्टेंट कहते हैं। क्या समझ आ गया? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? लिख लोगे डेफिनेशन, क्या लिखवाऊं, लिख लोगे? ठीक है जी, अदरवाइज वीडियो पॉज करके भी आप बच्चे लिख सकते हैं। वीडियो देखते हो क्या घर जाके? इट इज डीके कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ दैट टाइम, जल्दी जल्दी लिखो, रिपीट नहीं करूंगा। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ दैट टाइम एट द एंड ऑफ which number of nuclei left undecayed in the sample is 1/e times the total number of nuclei present initially in the sample, the total number of nuclei present initially in the sample। बोलो बेटे, कोई दिक्कत है किसी को? हाँ जी। अब ये जो E है ना, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू लगभग होती है 2.718। ध्यान देना इधर, ये जो E है इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 2.718, ठीक है जी। और जब आप इसको ऐसे लिख रहे हैं, 1 को जब इससे डिवाइड करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 0.368 आसपास है, एग्जैक्ट करोगे तो पता लग जाएगा आपको n0। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि n इज 36.8% ऑफ n0, हाँ या ना? तो जो डेफिनेशन हमने लिखी है वहां आप ये भी लिख सकते हैं, जहां आपने लिखा था ना 1/e टाइम्स, उसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं 36.8% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। एक बार फिर से बता रहा हूं, इट इज, अब लिखना नहीं है, बता रहा हूं सिर्फ, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ दैट टाइम एट द एंड ऑफ व्हिच द नंबर ऑफ न्यूक्लियस लेफ्ट अनडिकेड इन द सैंपल इज 36.8% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। इसकी शुरुआती वैल्यू का 36.8% बच जाए, उस टाइम के रेसिप्रोकल को आप डीके कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डीके कांस्टेंट का ऐसा यूनिट बताओ, डीके कांस्टेंट का ऐसा यूनिट बताओ। हाँ जी, अरे ये बड़ा फार्मूला, लैम्डा का ऐसा यूनिट बताओ।
अरे तुम लैम्बडा को अभी वेवलेंथ मान के चल रहे हो क्या? लैम्बडा वेवलेंथ नहीं है, लैम्बडा वेवलेंथ थी जब आप लाइट की बात कर रहे थे, जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात कर रहे थे, जब आप गामा रेडिएशंस की बात कर रहे थे, तो लैम्बडा इज वेवलेंथ। अभी तो बताया है व्हाट इज लैम्बडा, डीके कांस्टेंट। इट इज नॉट वेवलेंथ, इट इज डीके कांस्टेंट एंड इट इज रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, टाइम। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, टाइम। तो इसका यूनिट क्या बना, सेकंड इनवर्स, सेकंड पावर -1। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? नहीं, वेरी गुड, बढ़िया है। चलो बच्चों, तो ये हमारे पास हो गया डीके और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसके साथ ही मैं आप बच्चों को एक चीज यहां से और समझाना चाहता हूं, वो भी देख लीजिए। इधर ध्यान देना भाई, ये पावर नेगेटिव में है, ये पावर क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव में पावर होने का मतलब ये है कि ये जो n है वो डिक्रीज होता जा रहा है टाइम के साथ साथ। जैसे जैसे टाइम बढ़ाएंगे ये वाली चीज बढ़ेगी, आया ना। e की जितनी पावर नेगेटिव में बढ़ती जाएगी उतनी इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर हम ग्राफ बनाना चाहें, किसका ग्राफ बनाएं, n और t के बीच में, n और t। तो जब टाइम 0 है, जब टाइम तो n कितना था, n0। n कितना था, शुरू में तो n0 था ना बेटे, जब टाइम 0 था, और धीरे धीरे घटते 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 0 हो जाएगा। क्लियर? पैरेलल छोड़ सकते हैं इसे, क्योंकि ये इनफाइनाइट टाइम पर 0 होगा। कहां पर 0 होगा? तो ये ग्राफ बन गया n और t के बीच में। किस किस के बीच में? n और t के बीच में। एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, फिर इसके ऊपर वापस आते हैं, इसी ग्राफ पर वापस आएंगे। अब वो छोटा सा टॉपिक क्या है, हाफ लाइफ। छोटा सा टॉपिक क्या है बच्चों, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ की डेफिनेशन आप बच्चे खुद लिखेंगे, मैं आप बच्चों को बता देता हूं कि होता क्या है और इसे करना कैसे है। ध्यान देना है सारे बच्चे, दिमाग की खिड़कियां खोल लो, फ्रेश नहीं रखना है। हाँ जी, हाफ लाइफ क्या है, नाम से ही पता लग रहा है, आधा जीवन। अब आधा जीवन से मीनिंग क्या, मीनिंग ये कि अगर शुरू में हमारे पास 100 न्यूक्लियाई थे, टोटल सैंपल में कितने न्यूक्लियाई थे, 100, तो वो टाइम जितने में वो आधे यानी 50 तो डिसइंटीग्रेट हो जाएं और 50 अनडिकेड बच जाएं, उस टाइम को हाफ लाइफ कहेंगे। यानी वो कितना टाइम निकल जाए जिसकी जब हम देखें तो 50 तो डीके हो गए और 50 डीके नहीं हुए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कहने का मतलब ये कि इट इज दैट टाइम ड्यूरेशन एट द एंड ऑफ व्हिच द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड इज 50% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। अगर इसकी शुरुआती वैल्यू का 50% अभी भी बचा हुआ है, उस टाइम को हम हाफ लाइफ कहेंगे। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? डेफिनेशन लिख लोगे, इट इज द टाइम ड्यूरेशन एट द एंड ऑफ व्हिच नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड इज 50% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। लिख लोगे? वेरी गुड। तो हाफ लाइफ क्या है बेटे, ध्यान देना, वो टाइम t हाफ जब n बराबर कितना बच जाए, as n is equal to n0 e power minus lambda t है तो हमारे पास पहले से ही है। अब n कितना बच जाए, n0 डिवाइडेड बाय 2, n0 डिवाइडेड बाय आधा हो जाए, इज इक्वल टू n0 e पावर माइनस लैम्डा t की जगह मैं t हाफ लिख दूं। ये तो बेटे वो टाइम है जब n बचेगा, लेकिन हमने तो कहा कि आधे हो गए तो t की जगह t हाफ लिखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ जी। तो n0 से n0 कैंसिल, तो बताओ क्या बचा दोनों तरफ से, क्या बचा, 1/2 इज इक्वल टू e पावर माइनस लैम्डा t हाफ। हाँ या ना? तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2 इज इक्वल टू पावर प्लस में होगी, अरे दोनों तरफ उल्टा कर दिया मैंने, तो इधर पावर प्लस में होगी, इधर क्या हो गया 2। अब क्या ले लें दोनों तरफ, नेचुरल लॉग, दोनों तरफ क्या ले लें, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ हम लॉगरिथम लेंगे तो ये log e तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो log 2 इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों लैम्डा इनटू t हाफ, लैम्डा इनटू। ऐसा कैसे होता है, ये जो पावर होती है ना बेटे, ये लॉगरिथम लेने के बाद ये पावर आगे आ जाती है, ये पावर, तो ये आगे आ गई पावर, क्या बचा log e बेस e, log e बेस e1 होता है। क्लियर हो गया? तो ये बच गया हमारे पास, इज इट फाइन? तो बताओ t हाफ कितना बचा, log 2 बेस e डिवाइडेड बाय लैम्डा। हाँ जी, जब इसको हम log 10 में कन्वर्ट करेंगे तो कितने से गुणा करते हैं, एक बार पहले भी बताया था 2.303 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, log बेस 10 में।
किस में कन्वर्ट हो गया? log base 10 में। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? जब हम यहाँ पर log 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो फिर ये इसको गुणा करने पर आ जाएगा बेटे 0.693 0.693 कितना आ जाएगा? 0.693। इसकी वैल्यू होती है आपके पास 0.3010। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो t हाफ बराबर आ जाएगा बेटे 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो हाफ लाइफ आ गई बेटे। क्या आ गया? ध्यान दो, हाफ लाइफ डिपेंड्स अपॉन डी के कांस्टेंट। हाफ लाइफ डिपेंड्स अपॉन डी के कांस्टेंट का उल्टा है हाफ लाइफ। डी के कांस्टेंट का लेकिन हाफ लाइफ क्या n जीरो पर डिपेंड कर रही है? क्या फार्मूले में n जीरो आ गई? इसका मतलब हाफ लाइफ इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि शुरू में कितने थे, सैंपल में कितने थे। मान लो जिस सैंपल में हमने 100 न्यूक्लियाई माने थे, उसमें 1000 होते तब भी हाफ लाइफ वही है, उसमें 1 लाख होते तब भी हाफ लाइफ वही है। यानी 100 में से हाफ लाइफ के बाद सपोज इधर ध्यान देना, जब 100 थे हाफ लाइफ निकलने के बाद में 50 बच गए, तो अगर ये 1000 होते तो इतने ही टाइम में 500 बचते, 500 का डीके हो गया। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि गुरुजी इधर तो इतने टाइम में 50 ही डीके हुए तो इधर भी 50 डीके होने चाहिए और 950 बच जाने चाहिए। नो, हाफ लाइफ का मीनिंग आधे डीके होना। क्लियर हुआ? अगर यहाँ पर 1 लाख है तो 50,000 का डीके हो जाएगा और 50,000 बच जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई डाउट है किसी बच्चे को? एनी डाउट टू एनीबॉडी? वेरी गुड। अब दोबारा से इस ग्राफ पर आ जाओ, दोबारा से कहा जाओ। इधर बात बताओ मुझे, एक बात बताओ बच्चों, थोड़ा सा डस्टर का यूज कर लेते हैं हम। देखो शुरू में हमारे पास थे n0। कितने थे? क्या थे? नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। एक हाफ लाइफ के बाद में कितने बचे? n0/, तो मैं इसे ऐसे लिख दूं। एक और हाफ लाइफ के बाद में कितने बचे? अरे बोलो। n0/2 यहां थे, एक बार और आधे हो जाएंगे, हाँ या ना? n0/4 बच जाएंगे। एक और हाफ लाइफ के बाद में n0 इतने तो पहले ही थे, एक बार और हाफ लग जाएगा, हाँ या ना बोलो। अब ध्यान देना थे, एक हाफ लाइफ के बाद में बचे थे n0 इंटू 1/2 की पावर 1। 2 हाफ लाइफ के बाद में, 3 हाफ लाइफ के बाद में, 4 हाफ लाइफ के बाद में, n हाफ लाइफ के बाद में। समझ आई बात के लिए? क्या लिखवाया मैंने? अब आपने लिखना क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेड आफ्टर n हाफ लाइफ। बोलो बात समझ आई कि नहीं? जब n हाफ लाइफ गुजर जाएगी तो कितने बच जाएंगे? n0 गुना में 1/2 की पावर n, 1/2 की पावर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये बताएं कि 2 हाफ लाइफ के बाद में तो इधर पावर 2, ये कहेंगे 10 हाफ लाइफ के बाद में पावर 10, 50 हाफ लाइफ के बाद में। समझ आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? एनी डाउट टू एनीबॉडी? ठीक है, तो एक तो ये वाली चीज इतनी नोट कर लो बेटे, ये वाली। इसके बाद एक दो बातें और बताता हूँ। हाँ जी बेटे सुनो, शांत हो जाओ बेटे। अब इस चीज को हम इस ग्राफ में समझते हैं। इसी को इधर आओ, इधर बोर्ड पे आओ। देखो बेटे, ये टाइम 0 है, ये टाइम हम मान लेते हैं कि हाफ लाइफ है ये। सॉरी, इधर ऐसा करते हैं, ये n0 है, ये 0 है, तो ये n0/2 हो गया ना बेटे, आधा यहाँ आएगा ना, तो ये टाइम क्या आ गया? हाफ लाइफ आ गया। तो ये फर्स्ट हाफ हो गया हमारे पास। ये क्या हो गया? फर्स्ट हाफ। और इसको एक और बार आधा कर दें तो यहाँ पर क्या बचेगा? n0/4। तो ये क्या टाइम हो गया जी? 2 गुना में हाफ लाइफ, हाँ या ना बोलो। इसको एक और बार आधा कर दें तो ये क्या हो गया? n0/8। तो ये टाइम क्या हो गया जी?
3 इंटू टी हाफ, हाँ या ना। इसको एक और बार आधा कर दें तो ये क्या हो गया n0/16। तो ये टाइम कौन सा हो गया जी 4 इंटू हाफ लाइफ, हाँ या ना। मुझे एक बात बताओ ये जीरो कब हो जाएगा? एट व्हाट टाइम इट विल बी जीरो? इनफाइनाइट। एट व्हाट टाइम इट विल बी जीरो? इनफाइनाइट। हाँ अंकित, मान लेते हैं कि टाइम जब शुरू हुआ रेडियो एक्टिविटी का, जीरो टाइम के ऊपर 100 न्यूक्लियाई मान लिए, और सपोज 1 ईयर इज द हाफ लाइफ। 1 ईयर इज द, यानी 1 साल के बाद में कितने बचेंगे? 50। एक और साल के बाद में हाफ लाइफ तो वही रहेगी ना बेटे। एक और हाफ लाइफ के बाद में कितने बचेंगे? 25। एक और हाफ लाइफ के बाद में, अरे बोलो 12.5। एक और हाफ लाइफ के बाद में 6.25। एक और हाफ लाइफ के बाद में 3 पॉइंट समथिंग। एक और हाफ लाइफ के बाद में 1 पॉइंट समथिंग। एक और हाफ के बाद में 1 पॉइंट समथिंग। एक और हाफ के बाद में, ऐसे चलते चलते क्या आएगा? 0 पॉइंट समथिंग, हाँ या ना। फिर 0 पॉइंट समथिंग, फिर 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग। इनफाइनाइट टाइम होगा तो जीरो होगा। इट विल नॉट बी जीरो बिफोर, हाँ या ना बोलो। तो जीरो कब होगा? इनफाइनाइट टाइम पर। ये 1 नंबर में कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। एट व्हाट टाइम, पूछा ध्यान से सुनो, एट व्हाट टाइम ऑल ऑफ द न्यूक्लियाई विल डीके एट द एंड ऑफ इनफाइनाइट टाइम। हाँ जी, समझ आ गया? जीरो कब बचेंगे? इनफाइनाइट टाइम। एक और चीज बस हमें छोटी सी समझनी है, इधर ध्यान देना। देखो बेटे, हाफ लाइफ का ये जो टाइम है, एक हाफ लाइफ के बाद में टाइम कितना बीत गया? टी हाफ। 2 हाफ लाइफ के बाद में टाइम कितना बीत गया? 2 इंटू टी हाफ। ऐसा नहीं है कि 2 बीत गया तो लाइफ तो पूरी होगी जी, आधी और आधी पूरी होगी, नहीं। पहले आधी मतलब 50%, दूसरा आधा मतलब 25%, अगला आधा मतलब 12.5%, ऐसा करके। ऐसे तीसरी हाफ लाइफ के बाद में टाइम कितना बीत गया? एन हाफ लाइफ के बाद में टाइम कितना बीत गया? इसे बोलते हैं टी टाइम। मान लो टाइम टी है और हमें पता करना है कि कितनी हाफ लाइफ है, तो मान लिया एन हाफ लाइफ है। कितनी हाफ लाइफ है? तो एन इंटू टी हाफ बराबर क्या लिख दूं मैं? टी। तो एन को क्या लिख दूं मैं? टी डिवाइडेड बाय टी हाफ, हाँ या ना बोलो। तो इस फार्मूले से एक और फार्मूला भी निकलता है, n इज इक्वल टू n0 इंटू 1/2। n की जगह लिख सकते हैं हम t डिवाइडेड बाय t हाफ। n इंपॉर्टेंट फार्मूला, लिखने से पहले समझो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ये जो चैप्टर है ना बेटे, न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खासकर आईआईटी और पीएमटी के एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आते हैं, और इतने आसान क्वेश्चंस आते हैं कि पूछो ही मत, और बच्चों से वो होते ही नहीं। बहुत आसान आते हैं, सिर्फ कॉमन सेंस लगाने की बात है। मेरे को एक बात बताओ, जैसे आपको बता दें कि भैया एक कोई सैंपल है, उसका हाफ लाइफ 2 साल है, हाफ लाइफ 2 साल है, तो 8 साल के बाद में कितने बचेंगे? तो सीधी सी बात है, 4 बार 2 साल निकाल दो ना। 2 साल के बाद में 50 बचे, 2 साल के बाद में 25, फिर 2 साल के बाद में 12.5, फिर 2 साल के बाद में 6.25। उसमें मैथ तो घुसाने की जरूरत ही नहीं है, हाँ है ना। बच्चे क्या गलती करते हैं, ज्यादा प्रैक्टिस करके इतने बावड़े हो चुके होते हैं कि वो बिना फार्मूले के कुछ करना ही नहीं जानते। तो कॉमन सेंस लगानी है इस वाले चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा, फार्मूले कम से कम, कॉमन सेंस ज्यादा से ज्यादा। अंडरस्टूड और नॉट? ये दोनों फार्मूले क्या बताएंगे? ये फार्मूला बताएगा कि एन हाफ लाइफ के बाद में कितने बचे, एन। क्लियर हुआ? और ये फार्मूला क्या बताएगा? ये बताएगा कि आपको कोई एक टोटल टाइम दे देंगे, कोई एक, जैसे कि 8 साल, जैसे कि 8 साल, और हाफ लाइफ भी 2 साल, तो 8/2 4, तो कितने बचेंगे? n0 गुणा में 1/2 की पावर 4। 1/2 की पावर 4 क्या बचा? n0/16। n0/16, तो अगर ये 100 था तो 100/16 6 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बस ये तो है कि मैथमेटिकली कैसे करना है, और कॉमन सेंस से मैंने आप बच्चों को पहले ही बता दिया। इज इट क्लियर? आज हमने क्या पढ़ा? रेडियो एक्टिव डीके लॉ पढ़ा, उसका इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़ा, n = n0 e पावर माइनस लैम्डा टी। हाफ लाइफ पढ़ा, ग्राफ पढ़ा n और t के बीच में, और इसे हाफ लाइफ की टर्म्स के अंदर समझा, और कितनी कितनी हाफ लाइफ के बाद में कितने कितने अनडिकेड न्यूक्लियाई बचते हैं, इसकी जानकारी ली विद दीज 2 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। इज इट ओके? नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।
इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए एवरेज लाइफ की बात करेंगे हाफ लाइफ के बाद।